हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट रेफर्स टू अ प्रीवियसली डिसाइडेड जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट सच एज हाई कोर्ट एंड अ सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली जुडिशियल प्रेसिडेंट जो होता है वो रेफर किया जाता है जो प्रीवियस डिसाइडेड मैटर्स होते हैं, जैसे पुराने कोई जजमेंट्स हो गए किसके, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। हमारे करेंट टाइम पे जो भी सुप्रीम कोर्ट है वो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट को डील करता हुआ, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को, जिसे हम पिरामिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट है जिसकी जो जजमेंट है वो बाइंडिंग होगी किस पर, हाई कोर्ट्स पर और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर। तो आइए समझते हैं प्रेसिडेंट को हम क्या कह सकते हैं। प्रेसिडेंट को हमने ये देखा कि एन अर्लियर इवेंट और एक्शन दैट इज रिकॉर्डेड एज एन एग्जाम्पल और गाइड टू बी कंसिडर्ड एज अ सब्सिक्वेंट सिमिलर सर्कमस्टांसेस। मतलब कि पास्ट में हुआ कोई भी इवेंट और एक्शन, ठीक है, जो कि रिगार्डेड है किसी का एक एग्जाम्पल, जो एक गाइड सेट करे, मतलब एक उपदेश दे सके किसी एक जैसे केस के ऊपर, जो कि सब्सिक्वेंट और सिमिलर सर्कमस्टांसेस को दिखाता है। ठीक है, डायरेक्शन टू द लोअर कोर्ट्स, जो कि एक निर्देश के रूप में काम करता है निचले स्तर के जो भी कोर्ट्स हैं उनके लिए, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और वो गाइडेंस जो होगा वो एक टर्म ऑफ जजमेंट होगा, ठीक है, जजमेंट के रूप में। फिर हम देखते हैं कि जुडिशियल प्रेसिडेंट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ क्या है? जैसे कि हम सोर्सेज ऑफ लॉ में डिस्कस करते हैं कि कस्टम एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रोल प्ले करता है लॉ का, बट इट इज नेदर एज अ मॉडर्न लेजिस्लेशन नॉर इट इज अ ओल्ड एज कस्टम। जैसे कि कस्टम में क्या है कि कोई रीति रिवाज है, रूढ़ी है, ठीक है, उसको हम कस्टम मानते हैं कि वो सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रही है, उस चीज़ को हम कस्टम के रूप में नियुक्त करते हैं। लेकिन ये जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है वो उतनी पुरानी नहीं है, इट इज़ जस्ट डेराइवेटेड फ्रॉम कॉमन लॉ। और जो मॉडर्न लेजिस्लेशन के हिसाब से हम देखें तो मॉडर्न लेजिस्लेशन के हिसाब से जो भी एक्ट और इनेक्टमेंट्स या नोटिफिकेशन या बाई लॉज पार्लियामेंट पास करता है, ठीक है, पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी लॉ बनाने की पावर है वो हमारे लेजिस्लेशन में है, तो जिसे हम मॉडर्न लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, एज अ सोर्स ऑफ मॉडर्न लेजिस्लेशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे सुप्रीम सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन है। अब हम देखें, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंग्लिश लीगल सिस्टम एज वेल एज ऑफ द अदर कॉमन लॉ कंट्रीज विच फॉलो द लीगल सिस्टम। जो लीगल सिस्टम को फॉलो करती हैं जो लीगल सिस्टम को फॉलो करती हैं कंट्रीज, उनमें जनरली कॉमन लॉज होते ही होते हैं, जो कि एट पब्लिक लेवल या इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, पब्लिक एट लार्ज पर वर्क करती हैं। अब कॉमन लॉ बेसिकली जो प्रिंसिपल्स या जूरिस के जॉर्गन्स होते हैं उनसे ज़्यादा डिराइव्ड होते हैं, जिसमें राइट्स कन्फर्ड होते हैं हर एक सिटीजन्स के लिए। ठीक है, लेटर ऑन हम देखते हैं इसमें, देखिए, जो कि राइट्स कन्फर्ड ऑन सिटीजन्स, जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, आइदर वो फंडामेंटल राइट्स होंगे, ठीक है, या फिर वो लीगल राइट्स होंगे जो कि किसी एक लीगल स्टैट्यूट्स के जरिए गवर्न होंगे। और फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उससे गवर्न होगा, जो कि हमारा पार्ट 3 में दे रखा है आर्टिकल 12 से लेकर के 32 तक, ठीक है, जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी आते हैं। उसके बाद इन राइट्स को कन्फर्म करने के लिए कोई ना कोई एक लेजिस्लेशन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव बॉडी होनी चाहिए, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, जिसे हम लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं। ठीक है, फिर वही हम देखते हैं कि जुडिशरी जो हमारा एक थर्ड इंडिपेंडेंट पिलर है, जो एडजुडिकेट करता है उन्हीं राइट्स को इन द फॉर्म ऑफ गिविंग जजमेंट्स, डिलीवरिंग जजमेंट। और जजेस जो उस मैटर को डिसाइड करते हैं बाय यूज ऑफ सच बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन, किसी लेजिस्लेशन के बेस पे या तो किसी कस्टम के बेस पे। और उस कस्टम्स या लेजिस्लेशन को फॉलो करने के लिए क्या क्या मोड्स होते हैं जुडिशरी के द्वारा, या तो वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को रिफर करते हैं या तो किसी रिलेटिंग लॉज, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, और जो हमारे अब नए लॉज हैं जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, और एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी उन्हें इंटरप्रेट करते हैं
अब इंटरप्रेट करने के लिए भी कुछ जनरल रूल्स हैं, जैसे लिटरल इंटरप्रिटेशन कर दिया या गोल्डन इंटरप्रिटेशन कर दिया, जैसे कोई वर्ड है उस वर्ड को चेंज कर दिया किसी और कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि हम आर्टिकल 21 को देखते हैं, ठीक है, राइट टू लाइफ, ठीक है। अब राइट टू लाइफ, लाइफ के अंदर कई सारी चीज़ों को एड्रेस किया है हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी, क्या नीड है। उसके बाद क्या रोल ऑफ कस्टम इन प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। अगर हम देखें जुडिशियल प्रेसिडेंट का, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट एक जजमेंट ही है, ठीक है, जो कि प्रीवियसली डिसाइडेड मैटर्स हैं ऑन सेम केसेस। मतलब सेम केसेस क्या कि एक जैसे केस हैं, फैक्ट हैं, मियर फैक्ट हैं किसी भी केसेस के, तो उसके बिहाफ पर उन चीज़ों को हम डील करेंगे। और अगर उसका जजमेंट हमारे सुपीरियर अथॉरिटी द्वारा दिया हुआ है तो हम उसे कनेक्ट कर लेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, जिसे हम एक ब्रिटिश लेगेसी कहते हैं, हमारे इंडिया में ये प्रिंसिपल नहीं था, ठीक है, जो कि हमारा प्री इंडिपेंडेंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 212 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द लॉ लेड डाउन बाय फेडरल कोर्ट्स एंड एनी जजमेंट ऑफ द प्रीवी काउंसिल वॉज वाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे कॉलोनियल रूल्स था और फेडरल कोर्ट्स जैसे कि बंगाल, कलकत्ता, मद्रास जैसे जगहों पर कॉलोनियल रूल कर रही थी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। हैंस प्रीवी काउंसिल वॉज अ सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी, सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है। इसी वजह से उनके जितने भी जजमेंट्स थे वो उनके लोअर कोर्ट्स पर क्या थे, एप्लीकेबल थे। तो उस टाइम पे क्या हायरार्की थी कोर्ट्स की, उसे देखते हैं। हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स इन ब्रिटिश इंडिया अगर हम देखें तो प्रीवी काउंसिल जो कि सबसे सुप्रीम था, ठीक है, उसके बाद हमारा फेडरल कोर्ट एंड देन उसके बाद हाई कोर्ट्स, जिसके अंदर प्रेसिडेंसी कोर्ट इन टाउन्स आते थे, ठीक है, और दूसरे आते थे मुफस्सिल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। मुफस्सिल कोर्ट्स में जैसे आपका कुछ ऐसे कोर्ट्स हो गए जिसके अंदर आपके रेवेन्यू के कोर्ट्स हो गए, ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट उस टाइम पे, फौजदारी के कोर्ट हो गए जिसमें मैटर्स डील किए जाते थे, जो भी लोकल लॉज या प्रीवी काउंसिल के द्वारा डायरेक्शंस प्रोवाइड किए जाते थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल के द्वारा, उसे हम यूज़ करते थे। अब उसी फेडरल कोर्ट को हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर कुछ भी डाउट आता है, समझ नहीं आता, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये चीज़ें बताइएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम देखते हैं कि आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जुडिशियल प्रेसिडेंट की बात करता है, किस फॉर्म में, किस कॉन्टेक्स्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट बिकम द सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है, एंड अ स्ट्रीमलाइन सिस्टम ऑफ कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को हमने सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी बनाया और इस्टेब्लिश किया एक स्ट्रक्चर जिसके जजमेंट्स बाइंडिंग क्या होंगे, ऑल ओवर द कोर्ट्स इन इंडिया होंगे, नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट अपने ओन डिसीजंस के द्वारा बाइंडिंग नहीं होगा, बाउंड नहीं होगा, या वो चाहे तो जो न्याय संगत या तर्क संगत हो तो भविष्य में उस डिसीजंस को चेंज और कर्टेल भी कर सकता है। और डिसीजन बाय प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट मतलब सेम ही माना जाएगा उस टाइम पे, लेकिन लेटर ऑन अमेंडमेंट्स के बाद प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट्स का अस्तित्व अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट्स पे कैसे वो बाइंडिंग होगा ये देखते हैं। हाई कोर्ट्स बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इट्स ओन जुरिडिक्शन, ध्यान रखना है उन्हें किसी चीज़ का आइडियलशिप का, लोअर कोर्ट्स को। और हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट क्या मेंटेन करता है, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है, ओनली इन परसुएसिव नेचर, प्रभाव डालने के उपरांत में। देखिए इन्फ्लुएंस, मैंने यहाँ पे वो वर्ड्स के, आप ये चीज़
फॉलो कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपको कीवर्ड्स मिलता है, उसका हिंदी में क्या मतलब है, इंग्लिश में क्या मतलब है, उस चीज़ को समझिए और उसे राइट इट डाउन करिए, जिससे आपकी लैंग्वेज के पेपर जब आप जुडिशरी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो करने के लिए आपको ईजी होगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए और याद करने के लिए। फॉर कोर्ट्स आउटसाइड इट्स ओन जुरिडिक्शन, अब देखो जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके जो भी जजमेंट्स होंगे, ठीक है, वो दिल्ली तक तो सीमित रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाहर भी सीमित रहेंगे अगर अदर स्टेट की हाई कोर्ट उस चीज़ को एग्री करती है तो। ऐसा नहीं होगा कि वो रिलाई करे या ना करे, उन पे वो बाइंडिंग नेचर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सेम लेवल पर है। अगर वो चाहे तो माने या ना चाहे तो ना माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई वो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होगा तो होगा। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद डिसीजंस ऑफ द सेम कोर्ट, जो मैंने बात कही आपसे, अगर उन्हें कोई कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि इस हाई कोर्ट का, जैसे केरला हाई कोर्ट का जजमेंट और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट डिफर कर गया, कॉन्फ्लिक्ट कर गया कि नहीं मुझे ये बात सही नहीं लगता, एंड बेंच ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, मतलब किसी डिविजनल बेंच, जैसे कि आपकी दो या दो से ज़्यादा जजेस की बेंच बैठी हुई है या हायर बेंच है, उसने कोई जजमेंट दिया हुआ है, तो उनका ये कहना है कि हम ये डिसीजन नहीं मानेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो उस सेंस में अगर वो मैटर सब जुडाइस है, मतलब कि पेंडेंसी में है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर हो जाएगा। देन जो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर पे जजमेंट देगा, टिल देन सेम कोर्ट्स उस मैटर को डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तक उस पर जजमेंट आना बाकी है। दैट मैटर शुड बी सबजुडाइज, वो सबजुडाइज हो जाएगा। एंड डिसीजन ऑफ द प्रिवी काउंसिल एंड द फेडरल कोर्ट्स आर बाइंडिंग एज लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्या कि जो फेडरल कोर्ट्स, मतलब प्रिवी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट जो उस जमाने में हुआ करते थे, और इस जमाने के हिसाब से जो ये हाई कोर्ट्स हैं, जो डिफरेंस कोर्ट्स हैं, उनके लॉज भी बाइंडिंग होंगे एज लॉन्ग एज, जब तक कि वो कॉन्फ्लिक्ट दूर ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के द्वारा। अगर वो डिसीजन आता है या तो किसी एक सेम हाई कोर्ट के पक्ष में, तो उस केस में क्या होगा कि जो डिसीजन होगा वो सामने अदर जो हाई कोर्ट है उसे भी मानना पड़ेगा, मतलब कि सामने वाली हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, बाइंडिंग होगा वो। आगे बढ़ते हैं, लोअर कोर्ट्स के ऊपर आते हैं। बाउंड टू फॉलो डिसीजंस ऑफ अ हायर कोर्ट इन इट्स ओन स्टैट्यूट इन प्रेफरेंस टू हाई कोर्ट्स ऑफ अदर स्टेट। मतलब कि अगर कोई भी हाई कोर्ट है, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि यूपी हाई कोर्ट है, ठीक है, मतलब कि इलाहाबाद, और उसका जो डिविजनल बेंच का हाई कोर्ट है सच एज लखनऊ, ठीक है, तो यूपी के अंदर जितने भी आपके कोर्ट्स आते हैं, सच एज 75 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स पर सिर्फ और सिर्फ यूपी हाई कोर्ट का ही जजमेंट रिलाई करेगा, अदर हाई कोर्ट का जजमेंट रिलाई नहीं करेगा। इन केस अगर उन्हें मानना हो कि हाँ वो जजमेंट उन्हें लगता है कि वो तर्कसंगत है, ठीक है, तो वो उसे मान सकते हैं, बट वो उनके लिए बाइंडिंग नहीं होगा। बट हाँ, वहीं यूपी हाई कोर्ट का डिसीजन यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर, जो भी लोकल लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं जुडिशियल डिसीजन को हम अगर डिवाइड करें, ठीक है, इन्वॉल्विंग सिमिलर क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर केसेस, ठीक है, फ्यूचर केसेस क्या, अगर एक जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उनका डिसीजन किस बिहाफ पे होगा, तो यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं सामने, जिसे हम देखें, रेशियो डेसिडेंडी एंड ऑर्बिटल डिक्टा। रेशियो डेसिडेंडी का मतलब होता है रीजन टू डिसाइड, कोई डिसीजन को देने के लिए कुछ ना कुछ एक रीज़न वैलिड होना चाहिए। वहीं ऑर्बिटल डिक्टा में सेड बाय द वे, मतलब जो कि जनरल ऑब्जर्वेंट के हिसाब से देखा जाता है, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन हाई कोर्ट का जजमेंट सिर्फ लोअर कोर्ट्स तक सीमित रहेगा, वहीं
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स और इस एज वेल एज किस पे, लोअर कोर्ट्स पे भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, रेस्टो डेसिडेंडी को हम अगर देखें तो ये फ्रॉम द पर्टिकुलर बाइंडिंग फैक्ट ऑफ द केस रीजन डिसाइड करता है किस चीज़ का, डिसीजन कंसिडरिंग एज द जनरल प्रिंसिपल विच डिड्यूस्ड बाय द कोर्ट्स जनरली बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। और ऑबिटरिक्ता जो कि हमने अभी डिस्कस किया, जनरल ऑब्जर्वेंट के हिसाब से ही चीज़ों को डील करेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। Therefore, it becomes important to understand the hierarchy of the courts to understand the judicial precedent. ठीक है, however, post independence India adopted its own constitution, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक, which provide for a hierarchical judicial system that is pyramidal in nature. ठीक है, under the Constitution of India, a single monolithic unified and command of the judiciary has been established. The Supreme Court of India, which was established by the Constitution of India, came into existence on 28 January 1950 under Article 124 Clause 1 of the Indian Constitution of India. The hierarchy was like that. The Supreme Court as the apex, right, and the High Court is the subordinate of the Supreme Court, and the District Court is the subordinate of High Court as well as Supreme Court. Let's move forward. To understand this hierarchy so easily, you can go through it. Supreme Court, the subordinate High Court, उससे नीचे अगर हम देखें तो सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज। अब एडिशनल सेशन जज एज पर न्यू लॉज हमारे रिक्रूट नहीं हो रहे हैं, वो एज पर द हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ओपिनियन बेस्ड है कि वो पोस्ट रखनी है या नहीं रखनी है। अब हमारे पास असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो कि अब कॉमन तौर पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही हैं, लेकिन उन्हें मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ का जो कंसेप्ट था अब उसे शायद हटा दिया गया है, मैं अभी श्योर नहीं उस बारे में, बट कई जगहों पर ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वही है कि जो आपके जहाँ पे जनसंख्या क्या है 10 लाख से ज़्यादा हो तो उसे हम चीफ मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं। वहाँ के जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं वो सेम पावर होल्ड करते हैं जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उन्हें ही हम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं। उनके सबऑर्डिनेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ठीक है, और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्लास होती है। ठीक है, ये आपकी हायरार्की हो गई कोर्ट्स की। लेट्स डिस्कस, दैट्स ऑल फॉर द जुडिशियल प्रेसिडेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ऐसे कुछ भी आपको टॉपिक्स अगर नहीं समझ में आते हैं लॉ के रिलेटेड और आपको नोट्स भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सो डैट मैं आपको वो नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर नोट्स आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे डीएम करिएगा, मैं आपको नोट्स ड्रॉप कर दूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड वॉच विदिक उपकार, सब्सक्राइब एंड शेयर। कोई भी आपका फीडबैक हो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।